नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का अपना पूरा परिवार ठीक होगा और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। तो प्यारे साथियों, आज ये भूगोल की क्लास है और इस भूगोल की क्लास में हम प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का क्या नाम है वो देखें एक बार। आज हम प्राकृतिक जो वनस्पति है उनके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां, इनके बारे के अंदर आज हम पढ़ेंगे। पहली बात तो वनस्पतियां या प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। एक्चुअल में पौधों का जो समूह होता है, पौधों के समूह को ही हम वनस्पतियों के नाम से जानते हैं। पौधों का कोई भी समूह है उन्हीं को हम वनस्पतियों के नाम से जानते हैं। पौधों के समूह को ही वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर वो पौधे भी शामिल किए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर जो पौधे मानव संरक्षण के बिना उगे हैं। कहने का मतलब जो जंगली अवस्था के अंदर उगे हैं, मानव का संरक्षण उन पौधों को प्राप्ति नहीं हुआ। तो ये बच्चे आप याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। एक्चुअल में वनस्पतियां क्या होती है तो आप बताएंगे पौधों के समूह को वनस्पति के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके अंदर वो पौधे भी शामिल किए जाते हैं जो मानव संरक्षण के बिना जंगली अवस्था के अंदर उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां वो वनस्पतियां हैं जिसका लंबे समय से मानव जीवन से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। प्राकृतिक वनस्पतियां वो वनस्पतियां हैं जिसमें लंबे समय से मानव जीवन का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है और इन प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर आज हम विशेष रूप से भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं, आज उनका जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखने के बाद में बताना जरूर कि आपको प्राकृतिक वनस्पतियों की वीडियो कितनी समझ में आई है। नहीं समझ में आएगी तो और करवाएंगे, फिर भी नहीं आएगी तो फिर करवाएंगे, फिर भी नहीं आएगी तो फिर, ऐसे लगातार करवाते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप वीडियो देखने के बाद जज जरूर करना कि देखने के बाद बताना जरूर कि आपको वीडियो कितना समझ में आया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर भाई नाम आता है सदाबहार वनों का। सदाबहार वन, या हम ये कहेंगे कि भारत के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है। तो भारत में जो वनों का प्रकार भी मिलता है वो सभी उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। भारत में यदि जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो वन भी उष्णकटिबंधीय मिलते हैं। तो हम इसको सदाबहार वन ना लिखकर हम लिखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आप हेडिंग डालेंगे। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं तो आप बताएंगे ये वन 200 से 250 सेंटीमीटर जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंदर कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं उस जगह की आर्द्रता, उस जगह के अंदर नमी की मात्रा 70% होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके हरियाणा के अंदर, आप हरियाणा से हैं, यूपी से है, कहीं से भी है, यदि यहां पर सदाबहार वन मिलेंगे तो उसका दो प्रमुख विशेष रूप से कारण होगा। एक तो टेम्परेचर तो इन स्थानों का ठीक है, हरियाणा, यूपी, पंजाब का, लेकिन फिर भी यदि यहां पर सदाबहार वन आपने उगाने हैं तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और उस जगह के अंदर आर्द्रता, नमी की मात्रा 70% तक होनी चाहिए। तो ये चीजें याद रखें कि उच्च तापमान और अत्यधिक नमी वाले क्षेत्रों के अंदर या उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर कौन से वन मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी वाला कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनके लिए वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक होना चाहिए और वहां पर वायुमंडल में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा है वो 70% से अधिक होनी चाहिए। अब होता क्या है कि अधिक वर्षा के कारण और उच्च तापमान के कारण, अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण इन वृक्षों की, कौन से वृक्षों की, सदाबहार वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। ये वृक्ष 40 से 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 40 से 50 फीट नहीं,
40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं। कौन से? सदाबहार वन। अब इन वनों को सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां पर भी सदाबहार वन मिलते हैं वहां पर वो वन पूरे साल भर हरा भरा रहता है। अब हरा भरा क्यों रहता है, उसके पीछे क्या कारण है? पूरे साल भर वो वन, क्या रीजन है जो साल भर रहता है? सदाबहार वनों के अंदर हम मान लेते हैं कि वृक्षों की 20 किस्में मिलती हैं। जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, मान लेते हैं कि उनके अंदर 20 किस्में हैं, लेकिन सभी किस्म के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है। मान लीजिए 20 में से 5 ने आज पत्ते गिरा दिए, लेकिन 15 ने नहीं गिराए। 15 तो पूरा वन हरा भरा खड़ा है 15 का तो, लेकिन जैसे ही उन 5 वृक्षों के पत्ते आ गए तो अगले 3 वृक्षों ने पत्ते गिरा दिए, तो फिर भी पूरा वन हरा भरा ही दिखेगा। फिर 3 के आ गए तो फिर 2 गिरा देंगे, अगले पत्ते गिरा देंगे। तो इस प्रकार से सभी वृक्षों का पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है, और इसी कारण से ये पूरे साल भर ये वन हरे भरे महसूस प्रतीक होते हैं। ये याद रखिएगा, सदाबहार वन पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि इनके अंदर जो भी वृक्ष मिलते हैं उनका पत्ता गिराने का समय अलग अलग होता है, एक साथ पत्ते नहीं गिराते। लेकिन उत्तर भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो वन मिलते हैं, जिसे आप पर्णपाती वन, पतझड़ वन कहते हैं, वो सभी वन एक साथ पत्तियां गिराते हैं। लेकिन जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, उन सभी वनों के अंदर पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है। सभी वन एक साथ पत्ते नहीं गिराते, एक साथ नहीं गिराते, इसी कारण वो वन पूरे साल भर हरे भरे रहते। किसी ने आज पत्ता गिरा दिया तो कल उसके आ गया, तो नेक्स्ट जो पेड़ है वो परसों गिराएगा, फिर उसके आ जाएगा, फिर नेक्स्ट गिराएगा। फिर इस प्रकार से पूरे साल भर अलग अलग वृक्ष पत्ते गिराते रहते, इसी कारण वो पूरे साल भर हरा भरा रहता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी बहुत अच्छे तरीके से कि जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिस क्षेत्र के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, उस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी अधिक होती है। जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं उस क्षेत्र के अंदर नमी की मात्रा भी अधिक मिलती है। जिस क्षेत्र के अंदर ये सदाबहार वन मिलते हैं वहां पर जैव विविधता का भंडार होता है। सदाबहार वनों को जैव विविधता का भंडार समझा जाता है। यह भी आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है कि जैव विविधता का भंडार कौन से वनों को माना जाता है, तो आप बताएंगे सदाबहार वनों को जैव विविधता का भंडार माना जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, आपने ये सभी याद रखना है कि जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं उस क्षेत्र के अंदर सूर्य का प्रकाश सदाबहार वृक्षों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। वो वन इतने सघन होते हैं, उन वृक्षों की जो पत्ती होती है वो इतनी चौड़ी होती है कि वो सूर्य के प्रकाश को ऊपर ही रोक लेती है, सूर्य के प्रकाश को नीचे तक पहुंचने नहीं देती, जड़ों तक नहीं पहुंचने देती। तो सूर्य का प्रकाश जब जड़ों तक नहीं पहुंचता, नीचे नहीं पहुंचता है, तो पूरे वन के अंदर आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरा, जब सूर्य का प्रकाश जड़ों तक नहीं पहुंचता है तो नीचे वाली जमीन सूखती नहीं है, वो पूरे साल भर ऐसा लगता है कि जैसे वो जमीन गीली हो। और जब सूर्य का प्रकाश वृक्षों की पत्तियों के ऊपर पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन होता है। आपने ये साइंस के अंदर पढ़ा होगा, जब सूर्य का प्रकाश वृक्षों की चौड़ी चौड़ी पत्तियों के ऊपर पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन होता है। पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, वृक्ष जो पेड़ था उसकी पत्तियों से पानी निकला, और जैसे ही पानी निकला नमी बनी, और अत्यधिक मात्रा में नमी हो गई तो उस क्षेत्र के अंदर वर्षा हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं उस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी अधिक होती है। ये भी आपने याद रखना। आप देख लीजिए भाई, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन वो किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से। और पौधे का जो पानी होता है वो धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से पत्तियों की तरफ जाता है, पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश उस पानी को सोखता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पत्तियों के ऊपर पड़ेगा वाष्प उत्सर्जन होगा, और यदि अत्यधिक मात्रा में नमी, अत्यधिक वाष्प निकलेगा पत्तियों से, बहुत सारे वनों की पत्तियों से, तो उस क्षेत्र के अंदर वाष्प की सघनता हो जाएगी, नमी की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, और नमी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहां पर छोटे छोटे बादल बन जाते हैं, और उन बादलों से फिर से वर्षा होने लगती है। फिर से वो जड़ों में जाता है पानी, फिर से पौधे के ऊपर चढ़ता है, फिर से पत्तियों में, पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और फिर से वाष्प उत्सर्जन होता है, फिर से वर्षा वगैरह होती है। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र के अंदर आपने याद रखना है कि सदाबहार वन मिलते हैं उस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी अधिक होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से समझ में आएगा। देखें, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जहां पर वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है।
सदाबहार वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जिस सतह का तापमान, जिस जगह का तापमान, औसत वार्षिक तापमान जो है वो अधिक होता है, और जिस स्थान के ऊपर आर्द्रता नमी की मात्रा 70% से अधिक होती है। अत्यधिक तापमान के कारण और अधिक वर्षा के कारण इन वनों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। इन वनों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, याद रखिएगा। इन वृक्षों के अंदर पत्तियां गिराने का समय अलग अलग होता है, इसी कारण ये पूरे साल भर ये वन सदा हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है, ये वृक्ष जैव विविधता का भंडार समझा जाता है। याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, जिस क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन मिलते हैं वहां पर नमी की मात्रा भी अच्छी खासी मिलती है। अब सदाबहार वनों के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप बताएंगे सिनकोना, अबोनी, महोगनी, रबड़, आयरनवुड, बेंत आदि, ये वन सदाबहार वनों के अंदर आते हैं। सिनकोना, अबोनी, महोगनी, रबड़, आयरनवुड, बेंत। ये जो बेंत होता है इसका प्रयोग रस्सी वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है। रस्सी वगैरह, और जो पशुओं का चारा डालते हैं ना, वो आपने देखा होगा थोड़ा सा गोल गोल सा, जिसके अंदर चारा वगैरह भरकर डालते हैं, तो वो भी बेंत, उसका भी मतलब उसका जो बनावट होता है वो बेंत की लकड़ी से ही होता है। अब जिस क्षेत्र के अंदर बेंत की लकड़ी मिलती नहीं है तो वहां तो कैसे बनाएंगे, लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर बेंत की लकड़ी मिलती है तो उस क्षेत्र के अंदर पशुओं का चारा डालने का जो वो होता है, मतलब कुछ भी, जैसे घरों के अंदर बर्तन नहीं होता जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसी प्रकार से पशुओं का चारा डालने का वो होता है, जिसमें जो भी पशुपालन करता है व्यक्ति, जो चारा वगैरह डालता है, वो भी एक तरीके से बेंत का बना होता है, और रस्सियाँ वगैरह भी बेंत की बनाई जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी। उसके बाद में नाम आता है अबोनी, जिससे घर का सजावटी सामान वगैरह बनाया जाता है। लेकिन आपने इसी के साथ में ये भी याद रखना है बच्चे कि जो ये वृक्ष होते हैं सदाबहार वन, इन सदाबहार वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो अत्यधिक कठोर होती है। सदाबहार वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, और अत्यधिक कठोर होने के कारण इससे कोई भी फर्नीचर नहीं बनता है। सदाबहार जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, और अत्यधिक कठोर होने के कारण इन वृक्षों की लकड़ियों से फर्नीचर नहीं बनता है। तो और अब सदाबहार वन कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मिलते हैं वो देख लीजिए आप। ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिशा है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की पश्चिम दिशा में यहाँ पर देखिएगा आप पूर्वी घाट की तरफ, ऊपर देखिएगा पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र के अंदर, असम में, यहाँ पर देखिएगा नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय के अंदर ये वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं भाई? सदाबहार वन मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो थे आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये आपने याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं, और जिन वनों को हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। सभी क्रांतिकारी स्टूडेंटों ने क्वेश्चन ये पूछेगा कि मानसूनी वनों का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे पर्णपाती वन। अब एग्जाम में आज आए, आपने पढ़ रखा है पतझड़ वन, और एग्जाम में आ गया कि पर्णपाती वन क्या होता है, ये किस क्षेत्र में मिलता है, इसकी क्या विशेषता है। आप ये सोचेंगे कि आज तक तो हमने पर्णपाती वन पढ़ा ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आप भी गलत सोचेंगे। एक्चुअली में पतझड़ जो वन होते हैं उन्हीं को पर्णपाती वन के नाम से, उन्हीं को मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से वन मिलते हैं? भारत में बहुतायात में मिलने वाले वन कौन से, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिलने वाले वन कौन से हैं, तो आप बताएंगे पतझड़ वन, पर्णपाती वन। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़ करके पूरे क्षेत्र के अंदर कौन से वन मिलते हैं? पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन। लेकिन प्यारे स्टूडेंट, आपने ये याद रखना प्यारे स्टूडेंटों कि ये वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर ये वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों को पतझड़ वन के नाम से क्यों जाना जाता है, पर्णपाती वन या मानसूनी वन क्यों कहते हैं?
एक्चुअल में ये वन पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा थोड़ी ठीक ठाक होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, उस क्षेत्र के अंदर ये वन मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यही नोट करेंगे कि ये वन पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि मानसून नहीं आएगा तो इन वृक्षों की हालत खराब हो जाएगी। दूसरा, ये वन शीत ऋतु में तो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। ये वन जो है पर्णपाती वन, ये शीत ऋतु में तो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नमी वगैरह या पानी की मात्रा नीचे से मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, मार्च अप्रैल के अंदर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिराना स्टार्ट कर देते हैं। ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिराना स्टार्ट कर देते। क्यों कर देते हैं? मान लीजिए कि ये वृक्ष अपनी पत्ती नहीं गिराते। मान लेते हैं हम एक पल के लिए कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ तो ये वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते, लेकिन पत्तियां नहीं गिराते और उस क्षेत्र के अंदर पानी है ही नहीं। जिस क्षेत्र के अंदर ये वन खड़े हैं, बस ये सिर्फ वर्षा पर निर्भर है, पतझड़ वन, पर्णपाती वन। पहले तो उस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है, तो इन वृक्षों को नीचे से पानी वगैरह, नमी वगैरह नहीं मिल रहा। ऊपर से ये वन मान लेते कि पत्तियां भी ना गिराएं, और पत्तियां भी नहीं गिराएंगे तो सूर्य का प्रकाश वृक्षों की पत्तियों के ऊपर पड़ेगा। पत्तियां तो वाष्प उत्सर्जन करेगी। भाई सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ा, पत्तियों से पानी बाहर निकला। अब वृक्ष को तो पानी नीचे से मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर ये वन मिलते हैं। ये तो पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर निर्भर है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन वृक्षों की पत्तियों के ऊपर पड़ेगा, पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन होगा। पत्तियों को कोई मतलब नहीं है कि पानी मिला या नहीं मिला। पत्तियां तो पेड़ को पूरे तरीके से सुखा देगी। पत्तियों को तो पानी मिलना चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, वो पेड़ से नीचे से पानी लेती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यदि ये वन अपनी पत्तियां नहीं गिराएं, यदि ये वन अपनी पत्तियां नहीं गिराएं, तो लगातार सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ता रहेगा और पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती रहेगी और पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। तो ये पेड़ अपने बचाव के लिए पत्तियां गिराते हैं। याद रखिएगा, जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक थी, उन वृक्षों की पत्तियां भी चौड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे वर्षा घटेगी, पत्तियों का आकार भी घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि पत्तियों का आकार बड़ा रहा तो वाष्प उत्सर्जन उतना ही होगा। पानी भी ज्यादा चाहिए वाष्प उत्सर्जन में, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पानी मिलेगा नहीं तो पेड़ सूख जाएगा। तो पेड़ों ने अपनी पर्यावरण के अनुकूल पत्तियां भी छोटी कर ली ताकि वो कम वाष्प का उत्सर्जन करे, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी वगैरह होती है, खेजड़ी, उसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां होती है। अब कर लो क्या वाष्प उत्सर्जन करेगा। और उसी खेजड़ी के अमित इतने लंबे पत्ते कर दें तो खेजड़ी सूख जाएगी, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, पेड़ से पानी बिल्कुल सूख जाएगा, पेड़ मर जाएगा। तो पर्यावरण के अनुकूल सभी वृक्ष ढल गए हैं। तो ये चीजें याद रखें। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसी कारण से इन वनों को पतझड़ वन, पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। ये वन पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर डिपेंड है, जिसके कारण इन्हें मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट क्लियर रखें। भारत में बहुतायत क्षेत्रफल के अंदर मिलने वाले वन है कौन से? तो पर्णपाती वन, पतझड़ वन, 100 से 200 सेंटीमीटर। इन वृक्षों के अंदर नाम आता है शीशम, साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, आम, आंवला, महुआ, हरड़, आम, आंवला, महुआ, हरड़, चंदन, रेड चंदन और रेड सैंडर्स आदि लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ वृक्ष बच भी सकते हैं भाई। तो ये याद रखिएगा, पतझड़ वन या प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, उनके अंदर शीशम, साल, सागौन, आम, आंवला, महुआ, हरड़, चंदन और रेड सैंडर्स आदि वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक कठोर और मुलायम होती है, जिसका प्रयोग हम विशेष रूप से फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब ये जो साल का वृक्ष होता है, ये तो आम का है, ये साल का वृक्ष होता है। ये साल का वृक्ष जिसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। रेल का जो डिब्बा होता है और उस डिब्बे के अंदर जो प्रयोग की जाती है लकड़ी, वो साल के वृक्ष की लकड़ी प्रयोग की जाती है। दूसरा, आपने जहाज के खंबे देखे होंगे, जहाज के खंबे के अंदर जो लकड़ी प्रयोग की जाती है वो भी साल के वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी प्रयोग की जाती है। चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर मिलता है। चंदन की यदि बात की जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर मिलता है। और जो ये
सागौन का जो वृक्ष होता है इसमें कभी भी दीमक नहीं लगती है। सागौन का जो वृक्ष होता है उसमें कभी भी दीमक नहीं लगती है। और भारत में बहुतायत क्षेत्रफल के अंदर मिलने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय, पतझड़ वन, पर्णपाती वन और मानसूनी वन। पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर निर्भर है, जिसके कारण इसे मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क व कटीले वन। शुष्क व कटीले वन, ये वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। आप देख लीजिए, पश्चिमी पंजाब का हिस्सा है, पश्चिमी हरियाणा का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात वगैरह का हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये चंद्राकार एक पेटी मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर ये वन मिलते हैं कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क व कटीले वन। ये वन जिनकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, और एक्चुअल में ये वन उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं जहां पर बिल्कुल भी वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। अब आप ही बता दीजिए, जिस क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती ही नहीं, उस क्षेत्र के अंदर वनों की पत्तियां नहीं मिलती, उस क्षेत्र के अंदर वनों के कांटे मिलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती ही नहीं है, चाहे वो पहाड़ी इलाका क्यों न हो, क्यों न वो हिमालय का इलाका क्यों न हो, जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती ही नहीं है, वहां पर वृक्षों के सिर्फ कांटे मिलते हैं, क्योंकि वो पत्तियां जो होती है ना, वो पत्तियां कांटों के रूप में तब्दील हो गई। क्यों हो गई? यदि वृक्षों के पत्तियां होती तो पत्तियों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन होता, लेकिन वाष्प उत्सर्जन होने के लिए पानी चाहिए पेड़ को, लेकिन वहां पर तो उस क्षेत्र के अंदर पानी है ही नहीं, तो पत्तियों ने कांटों का रूप ले लिया। एक तो कांटों का रूप इसलिए लिया ताकि कोई भी जो जानवर वगैरह है वो ना खा सके, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर वृक्ष है ही बहुत कम, क्योंकि बारिश होती नहीं है। और दूसरा, उन पत्तियों ने कांटों का रूप इसलिए ले लिया क्योंकि जो पत्तियों के माध्यम से वाष्प का उत्सर्जन होता था, वाष्प बाहर निकलता था, पानी बाहर निकलता था, वो पानी उस पेड़ के अंदर बरकरार रहे और वो पेड़ लंबे समय तक जीवित रहे। तो जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, उस क्षेत्र के अंदर वृक्षों के कांटे मिलते हैं, ना कि पत्तियां मिलती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। शुष्क व कटीले वनों के अंदर इसी प्रकार है, इन वृक्षों ने अपना आकार बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, प्रकृति के अनुरूप ढल गए। नहीं ढलते तो मारे जाते, प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये प्रकृति के अनुसार ढल गए, वरना मारे जाते, क्योंकि इन वृक्षों ने अपनी पत्तियों का आकार कांटों में तब्दील कर दिया। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो सबसे पहले शीशम का भी नाम आ जाता है, इसमें भी नाम आ जाता है भाई शीशम का। वैसे शीशम बहुत कम मात्रा में मिलती है। उसके बाद में बबूल, बेर, खेजड़ी, ये राजस्थान के अंदर मिलती है, जिसे आप स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में खजूर, नागफनी आदि। तो ये चीज याद रखिएगा। शुष्क व कटीले वनों के अंदर जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, शीशम, बबूल, बेर, खेजड़ा, खेजड़ी, खजूर, नागफनी आदि, ये सभी वृक्ष किसके अंदर आते हैं? कटीले वृक्षों के अंदर आते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने ये पॉइंट नोट करना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। पर्वतीय जो वन है, लास्ट वन है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का जिक्र करें कि पर्वतीय वन जो पर्वतों के ऊपर मिलते हैं उन वनों का है, लेकिन पर्वतों के ऊपर अलग अलग ऊंचाई के ऊपर अलग अलग प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। जैसे 1000 से 1500 तक अलग, 1500 से 2500 मीटर तक अलग, 2500 से 4500 मीटर तक अलग, 4500 से 4800 मीटर तक अलग, और 4800 मीटर से ऊपर अलग। तो ये प्यारे स्टूडेंट, ये आप सभी ने याद रखना है कि अलग अलग ऊंचाई के ऊपर, पर्वतों के ऊपर अलग अलग वन मिलते हैं। मान लेते कि इस प्रकार से अपने पास में एक पर्वत की हाइट है, तो 0 से लेकर 1500 मीटर तक मिलते हैं सदाबहार वन। पर्वतों के ऊपर लगभग 0 से 1500 मीटर तक मिलेंगे सदाबहार वन। उसके बाद में 1500 से लेकर 2500 मीटर तक मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, जिसमें नाम आता है देवदार, बर्च, मैपिल,
ओफ, मैपिल, बर्च आदि ये सभी वृक्ष मिलेंगे कहां तक, तो आप बताएंगे 2500 मीटर तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। 1500 से लेकर 2500 मीटर तक मिलेंगे शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। 2500 से लेकर 4500 तक, 2500 से लेकर 4500 तक मिलेंगे कोणधारी वन। 4500 तक कौन से वन मिलेंगे भैया, कोणधारी वन। ये पहाड़ों की पर्वतीय वनों का जिक्र कर रहे हैं, कोणधारी वन। कोणधारी वनों के अंदर किस किस का नाम आता है, तो आप बताएंगे चीड़, सप्रूस, ब्लूपाइन और सनोवा। चीड़, सप्रूस, ब्लूपाइन और सनोवा। और 4500 से लेकर 4800 तक, 4500 से लेकर 4800 मीटर तक क्या मिलेंगे, तो आप बताएंगे टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति 4800 मीटर तक, जिसमें विशेष रूप से नाम आता है काई घास और लीचेन। काई घास और किसका नाम आता है, लीचेन का नाम आता है। और 4800 मीटर से ऊपर ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। पर्वतीय वन देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये जो इस प्रकार की लाइनिंग है, उस क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा असम है, सिक्किम है, या उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कौन से वन मिलते हैं, पर्वतीय वन। लेकिन पर्वतीय वनों का क्या होता है कि अलग अलग ऊंचाई पे वो वन अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। जैसे 0 से 1500 मीटर तक सदाबहार वन, 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, देवदार, बर्च, मैपिल, ओफ। 2500 से 4500 मीटर तक कोणधारी वन, चीड़, सप्रूस, ब्लूपाइन, सनोवा। और 4500 से 4800 तक मिलती है टुंड्रा वनस्पति में विशेष रूप से नाम आता है काई घास और लीचेन का नाम आता है, काई घास, लीचेन। आशा करता हूं कि प्राकृतिक वनस्पति या वनों से संबंधित चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और यदि साथियों समझ में आया है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, जितना प्यार और सहयोग आप दिखा रहे हैं उतना दिखाते भी रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना और काश क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।